हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 29 जून को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का हिंदी का पेपर है और आपके पेपर का नेम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं करे जाते। इस पूरे वीडियो में कहीं भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ क्वेश्चन और उसका राइट आंसर बताऊँगी। इसलिए मुश्किल से ये आपकी 15 मिनट की क्लास है, इसलिए आप प्लीज़ पूरी इसको देख के ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको तब भी ये क्लास लंबी लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, तो ये 10 मिनट में या 8 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप लास्ट तक देख के जाइएगा। चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, जीविकोपार्जन और व्यवहारिक कार्यों का संपादन। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन और उसका राइट आंसर बताऊंगी, लेकिन आप वीडियो रोक के चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में राजभाषा का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, संविधान द्वारा सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत भाषा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वस्तुओं की जानकारी देना और बिक्री को बढ़ाना। इस तरह के क्वेश्चन वैसे बहुत सरल होते हैं, अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप राइट आंसर खुद ही समझ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन पढ़ने पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे प्रचलित फॉन्ट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कृतिदेव। वैसे ही आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत फेमस फॉन्ट है ये। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली तकनीक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है आपका, देखिए दो ऑप्शन आपके ये लिखे हैं, ऑप्शन पहला और दूसरा, और पांचवें के आपके दो ऑप्शन यहाँ लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यूनिकोड। आप एक बार क्वेश्चन जरूर देख लीजिए यहाँ पे, इंटरनेट पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली तकनीक कौन सी है, तो यूनिकोड। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विज्ञान, विधि और प्रशासन के क्षेत्र में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अनुवाद का प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या महत्व है, यानी कि जो आपका ट्रांसलेशन है उसका प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसमें क्या महत्व है। तो ऑप्शन देखिए, सिर्फ विदेशी फिल्में देखना, शब्दों को उल्टा लिखना, यह केवल समय बिताने का साधन है, ज्ञान और सूचनाओं का एक भाषा से दूसरी भाषा में आदान प्रदान। देखिए, इसका राइट आंसर आपको खुद ही समझ आ रहा होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, ज्ञान और सूचनाओं का एक भाषा से दूसरी भाषा में आदान और प्रदान। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, कंप्यूटर के सामान्य संचालन और अनुप्रयोग की जानकारी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य विज्ञापन का उदाहरण कौन सा है। रेडियो विज्ञापन, तो रेडियो वाले में आपको सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको विज्ञापन दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। फिर आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, दीवार पे लगे पोस्टर, तो आप इसे सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। तीसरा है आपका समाचार पत्र का विज्ञापन, तो ये भी सही नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, टेलीविजन और इंटरनेट वीडियो जो आपके विज्ञापन होते हैं ये आपको दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में क्या भूमिका है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद का माध्यम है ये आपका। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण का विपरीत क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, पल्लवन। देखिए, अगर आप खुद देखें तो आपको समझ आ रहा होगा, संक्षेपण माने किसी बड़ी चीज को संक्षेप यानी छोटे रूप में लिखना, यानी कि एक पेज में आपको कोई चीज दी जाए और कहा जाए इसे अब आधे पेज में लिखो। और पल्लवन का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई 2 लाइन 3 लाइन दे दी जाए और इसे कहा जाए कि अपनी भाषा में इसे आप ज़्यादा बड़ा लिखिए। जैसे हिंदी में आपको सूक्ति दी जाती थी 2 लाइन की और कहा जाता था कि इसको बड़े अर्थ में लिखिए, यानी इसे छोटे से बड़ा पल्लवन और बड़े से छोटे में लिखना आपका संक्षेपण। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन फर्स्ट भी आपका सही है और सेकंड भी, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी को कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है और कार्यालय हिंदी भी कहा जाता है। ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि उसने क्या मान के आपका क्वेश्चन बनाया है। वैसे तो ये इसके ऑप्शन गलत दिए, क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन आपको देना चाहिए, या तो कामकाजी दे देता या तो कार्यालय दे देता। लेकिन अगर आपके सामने दोनों आ जाए तो आप ज़्यादा क्या टिक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, कामकाजी हिंदी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपका आंसर इसमें कामकाजी हिंदी माना है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के बारे में क्या सही है। तो आप चारों स्टेटमेंट पढ़िएगा। फिर इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, इस युग में आपकी जो हिंदी है वो नई चाल में ढली थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी जो है इसका अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, फंक्शनल हिंदी इस प्रयोजन मूलक हिंदी को कहा जाता है।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, विज्ञापन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट बी। देखिए, जो आपके उपसर्ग होते हैं वो शब्द में पहले जुड़ते हैं और जो आपके प्रत्यय होते हैं वो लास्ट में जुड़ते हैं। जैसे विज्ञापन में आपका कोई भी प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या होता है? जैसे आपका कहीं लिखा है सब्जी और इसमें बाद में जोड़ दिया जाए वाला, तो इसमें सब्जी वाला एक पर्टिकुलर हो गया आपका, और वाला क्या है इसमें आपका प्रत्यय। जैसे सुंदर हो गया और सुंदरता, तो ता क्या है आपका प्रत्यय, यानी जो शब्द के बाद में जुड़े वो आपके प्रत्यय होते हैं और जो शब्द में आपके पहले जुड़ते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किसे संस्कृति का वाहक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भाषा को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रारूप लेखन शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहेंगे? एडिटिंग, ड्राफ्टिंग, नोटिंग या कंप्यूटिंग? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, ड्राफ्टिंग। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जब किसी पत्र का उत्तर आने में अत्यधिक विलंब हो जाता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः स्मरण दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुस्मरण पत्र। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट आपका सामान्य बोलचाल के शब्द, ऑप्शन सेकंड आपका विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द, ऑप्शन सी आपका साहित्यिक शब्द, ऑप्शन डी आपका विदेशी शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आपका विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित अर्थ वाले जो आपके शब्द होते हैं वो आपके परिभाषिक शब्द होते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, एकार्थक और निश्चित अर्थ होना। यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही शब्द के आपके 10-15 अर्थ निकल जाए, ऐसा नहीं होता। एक शब्द का इसमें एक ही अर्थ होता है और निश्चित अर्थ होता है, यही आपका परिभाषिक शब्दावली है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली का निर्माण मुख्यतः किस आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शब्द रचना के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, विधि एवं तकनीकी के क्षेत्र में स्पष्ट एवं एक समान संचार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्यसूची का पारिभाषिक शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी आपका एजेंडा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कार्यवृत्ति किसका पारिभाषिक हिंदी शब्द है? बताइए, ड्राफ्ट का या मिनट्स का? अभी दो ऑप्शन आपके ऊपर है, आप वो भी देख लीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मिनट्स। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ये 24 के आपकी दो ऑप्शन और है इधर, नोटिंग और ऑर्डर। आपका इसमें अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, ज्ञापन किस अंग्रेजी शब्द का पारिभाषिक रूप है? तो किसका है? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, मेमोरेंडम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शपथ पत्र आपका किसका पारिभाषिक हिंदी शब्द है? यानी पूछ रहा है कि शपथ पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी आपका एफिडेविट। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना किस अंग्रेजी शब्द का सही पारिभाषिक हिंदी शब्द है? यानी पूछ रहा है कि अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, नोटिफिकेशन। ये सभी को पता होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। देखिए, कभी कभी हम लोग को अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा आते हैं हिंदी की तुलना में, बहुत कम ही ऐसा आपने सुना होगा अधिसूचना आई है, नहीं भाई, नोटिफिकेशन आया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, शब्दों का अर्थ बदलते रहना चाहिए। यह आपका पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, क्योंकि इसमें जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उसमें शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं, जिससे आपके काम में कोई दिक्कत ना हो। भाई, आपने किसी को पत्र लिखा, उसमें ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है पारिभाषिक शब्दों का जिससे उसके एक ही अर्थ निकले। आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ समझ ले, ऐसा नहीं होता। पारिभाषिक शब्दावली के निश्चित अर्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम गलत है, क्योंकि ये इसका सिद्धांत नहीं है कि शब्दों का अर्थ हमेशा बदलता रहे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है? ये सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन बी आपका हिंदी, और वो भी देवनागरी लिपि में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का संवैधानिक प्रावधान जो है वो आपका किस अनुच्छेद में है? बताइए किस में है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, अनुच्छेद आपका 343। इसी में आपका कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि उसकी देवनागरी है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निविदा में क्या आवश्यक है? बताइए, तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। निविदा मुहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए, कार्यालय का उसमें नाम होना चाहिए और अनुबंध की शर्तें होनी चाहिए।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रेस नोट में रहता है क्या? ऑप्शन बताइए। फर्स्ट एकदम सही है, सरकारी घोषणा। दोस्तों मैं समझ सकती हूँ कि शायद किसी किसी को एक क्वेश्चन कम समझ आ रहे हो अगर आप पहली बार इनको देख रहे हैं, लेकिन आप रात तक इसे एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर आपको आसानी से अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। भले अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा पेपर में होता है जनरली कि हमें वहाँ पर समझ आ जाता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा था, यही इसका सही उत्तर होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रतिवेदन का शीर्षक कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जब भी आए आप वीडियो रोक के चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें, तभी आपको इसका राइट आंसर अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि मैं अगर चारों ऑप्शन पढ़ूंगी, आप लोग के मेरे पास कमेंट आते हैं बहुत लोग के कि मैम आप वीडियो लंबा करने के चक्कर में क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन पढ़ती हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताइए। इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप वीडियो रोक के चारों ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में उच्चाधिकारी को फाइल पर दी गई राय को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नोटिंग या टिप्पण। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अप्रूवल का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? आपसे अप्रूवल का हिंदी पूछ रहा है, क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका अनुमोदन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन के लिए सही हिंदी शब्द क्या है? अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, देखिए इसी पेपर में एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, अधिसूचना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी पत्र में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, बताइए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उत्तम पुरुष का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार का क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? बताइए कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप राजभाषा नियम 1976 को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही चारों ऑप्शन आए जो पेपर में दिए गए। क्या पता आपके पास मणिपुर ऑप्शन में दे दे, उत्तराखंड दे दे, दिल्ली दे दे, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो। तो राजभाषा नियम 1976 के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर भारत में जितने भी राज्य थे उनको 3 हिस्सों में बांटा गया। क्षेत्र ए, बी, सी यानी कि का, खा, गा। क्षेत्र ए यानी का में उन राज्यों को रखा गया जहाँ टोटल हिंदी का ही यूज़ होता है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सब में आपको क्षेत्र ए में रखा गया था। जितने भी राज्य आपको बगल में दिख रहे हैं उनको याद कर लीजिएगा। फिर आपका क्षेत्र बी में वो आते हैं जहाँ पे हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है, समझी भी जाती है, लेकिन वहाँ आधिकारिक भाषा नहीं है, जैसे आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब, चंडीगढ़, जितने भी राज्य लिखे इनको देख लीजिएगा। फिर क्षेत्र सी में आपके वो राज्य आते हैं जहाँ हिंदी का प्रयोग बहुत मतलब नगण्य के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। इसमें मेनली आपके पूर्वी भारत में जो राज्य हैं वो आते हैं, और आपके दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपके मणिपुर हो गया, आपका मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, और दक्षिण भारत में आपके जितने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे राज्य आते हैं। मैंने लिख दिए, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि अब आपको क्षेत्र ए, बी, सी समझ आ गया होगा कि क्या है आपका का, खा, गा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण की शैली होनी चाहिए कैसी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, सूत्रात्मक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, टिप्पण के लिए आवश्यक है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, वह संक्षिप्त होते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, टिप्पण और टिप्पणी के संबंध में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टिप्पण वास्तव में टिप्पणी लिखने की ही प्रक्रिया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन डी आपका, शीर्षक देने की इसमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संक्षेपण में आपको कोई बड़ी चीज़ दी जाती है और कहा जाता है सिर्फ आपको इसको छोटा लिखना है, उसमें शीर्षक की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर आपको इसमें अगला क्वेश्चन है, पल्लवन की रचना के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है इसका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ये सदैव आपका अन्य पुरुष में होनी चाहिए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को हिंदी के प्रसार, विकास और समृद्धि के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका, अनुच्छेद 351। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के प्रारंभिक प्रावधानों में संघ की राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग कब तक जारी रह सकता है? तो इसकी कोई भी समय सीमा तय नहीं करी गई, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, संविधान में इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये समय सीमा आपका संसद द्वारा, मतलब संसद के पास ये अधिकार है कि वो इसका कानून बना सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदी की संवैधानिक स्थिति से सही मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हिंदी संघ की राजभाषा है और अंग्रेजी का सह उपयोग संवैधानिक रूप से स्वीकार है, यानी कि राजभाषा आपकी हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा सकता है।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अधीन किया जाता है? तो बताइए अनुच्छेद 343, 344, 351 या 348। तो इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 के तहत आपका राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का स्थान क्या है? तो क्या है इसका? चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए। ये अनुसूची में शामिल नहीं है, बिल्कुल गलत। ये 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। बाकी सी भी आपका गलत है और डी भी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भाषा का संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अंग्रेजी। वैसे बड़ी अजीब बात है कि सब कुछ यहाँ पे हिंदी में होता है, लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वहाँ पे सारा काम आपका अंग्रेजी भाषा में ही होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राज्यों की राजभाषा के संबंध में संविधान का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? अनुच्छेद 343, 351, 345 या 344। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 345। जितने भी ये आपके आर्टिकल वाले क्वेश्चन हैं इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs। अभी इसमें 50 क्वेश्चन और हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने इसके पार्ट 1 में आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, यानी कि 50 क्वेश्चन और चाहिए, तो सिर्फ आप मुझे यस मैम लिख दीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी तुरंत अपलोड कर दूँगी वीडियो रिकॉर्ड करके। बाकी जितने भी मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन कराए हैं, किसी में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।